हेलो स्टूडेंट्स, आज से ये मेरा पहला क्लास हिस्ट्री का है और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जैसे कि ये हिस्ट्री से चैप्टर फर्स्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद में टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो मैं ये पहली क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर ज़रूर करें ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और वे भी इन चैप्टर से अपने आप को नॉलेज लें। और मैं आता हूं टॉपिक पर अपने, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले समझेंगे कि यूरोप है क्या। तो यूरोप हमारा एक महादेश है। यूरोप यूरोप हमारा एक महादेश है। महादेश का मतलब इसमें बहुत सारे देश हैं। महादेश की संख्या 7 होती है और उन 7 महादेशों में से एक महादेश है हमारा यूरोप। तो आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ, वहाँ राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, वहाँ कौन कौन से क्रांति हुई, किन के माध्यम से क्रांति हुआ, तो ये सब हम यूरोप में जानेंगे। तो यूरोप हमारा एक महादेश है और महादेश की संख्या 7 होती है, जिसमें से एक हमारा महादेश इस चैप्टर में आया है, यूरोप में महादेश। और यूरोप के अंतर्गत यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, प्रसा, यूनान, ब्रिटेन आदि देश आते हैं। अब यूरोप, मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप एक महादेश है और महादेश की संख्या टोटल 7 है और उन महादेशों में से एक महादेश है हमारा यूरोप। और यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, प्रसा, यूनान, ब्रिटेन आदि देश समाहित हैं। तो इसलिए यूरोप हमारा एक महादेश है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये जो टॉपिक है राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद से पहले और थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी लेते हैं यूरोप में। तो यूरोप में जो विकास हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूरोप का जो राष्ट्रवाद था। तो अब एक टॉपिक आ रहा है राष्ट्रवाद, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है, तो हम सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है राष्ट्र प्लस वाद। वाद का अर्थ होता है भावना, सोच, विचार, लगाव, प्रेम, इनके ढेर सारे अर्थ होते हैं वाद के। और राष्ट्र का मतलब होता है प्रेम या देश। ठीक है, तो इस राष्ट्रवाद का मतलब हो गया राष्ट्र के प्रति
प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो इस प्रकार इसका डिफिनीशन हो जाएगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम, अब यहाँ पे आया है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का मतलब है कि हमारे राष्ट्र में एक लगाव होना चाहिए, ठीक है, और हमें अपने राष्ट्र उनका कैसे प्रोन्नति करना है, हमें अपने अब आंदोलनों को कैसे चलाना है, अभियान को कैसे चलाना है। तो जो हमारे राष्ट्र के नेता हैं वे सब मिलकर एक राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का सीधा सीधा अर्थ है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद के प्रेम की भावना का मतलब होता है कि हम सभी एक दूसरे से मिलजुल के रहें या मिलजुल के रहें, ताकि हम अपनी राष्ट्रवाद को बनाए रखें। और जैसे राष्ट्रवाद से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे हो गया जातिवाद। तो जातिवाद का मतलब क्या होता है, जाति के प्रति लगाव को ही हम जातिवाद कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग लिखते हैं राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, ठीक है, यादव हैं, तो ये क्या हो गया जातिवाद, उनको जात के प्रति क्या है, लगाव है। जैसे नारीत्ववाद हो गया, नारीवादी। अब नारीवादी क्या है कि नारी के प्रति प्रेम की भावना, मतलब नारी के पक्ष में रहना, उनको और बढ़ावा देना नारीवादी कहलाता है। तो उसी प्रकार ये एक राष्ट्रवाद है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को दिखाना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अब हम समझेंगे कि यूरोप में ये राष्ट्रवाद का विकास किस किस सहायक तत्वों से हुआ है। तो एग्जाम्स में ये पूछ लेता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख सहायक तत्व लिखिए। तो इनका पहला था पुनर्जागरण की उत्पन्न परिस्थितियां। पुनर्जागरण की परिस्थितियां। दूसरा था 1789 के फ्रांस की क्रांति की आदर्श। तीसरा नंबर था नेपोलियन सैन्य अभियान। चौथा था मेटरनिख ये हमारे प्रमुख 4 विकास सहायक तत्व थे यूरोप के। यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ इन्हीं 4 के माध्यम से हुआ। तो पुनर्जागरण का उत्पन्न स्थिति का मतलब क्या है कि वहां हम लोगों को पुनः जागरूकता दिलाया गया, और ये समय था 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच। ये समय हमारा पुनर्जागरण की उत्पन्न परिस्थितियां थी। और 1789 के फ्रांस की क्रांति के क्या आदर्श थे कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति, उस समय यहाँ का राजा था
लुई 16वां, ये एक निरंकुश राजा था। निरंकुश राजा का मतलब कि ये अपने महल में बैठता था और किसी के विकास के बारे में नहीं सोचता था और न ये अपने राष्ट्र के प्रति सोचता था। तो इसलिए इस लुई 16वां को निरंकुश राजा कहा गया और इसे लोगों के द्वारा हटा दिया गया और 10 साल तक का मतलब है 1799 ईस्वी तक यहाँ गणतंत्र मीन्स लोगों का राज चला। उसके बाद नेपोलियन सैन्य अभियान, नेपोलियन आ गया। नेपोलियन बोला कि आप हमें यहाँ का राजा बनाइए, हम इस यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में सोचते हैं और इनकी हम विकास की प्रस्तुति को करते हैं। तो यहाँ से 1804 में नेपोलियन को यूरोप का सम्राट बना दिया गया और उस समय नेपोलियन 1804 में यूरोप का क्या बन गया, एक सम्राट बन गया। और इन्होंने 1804 में नेपोलियन संहिता भी लागू किया। संहिता का मतलब है नियम, कानून, व्यवस्था। नेपोलियन ने उस यूरोप में अपने नियम को बताया, कानून व्यवस्था को बताया कि हमें इनका सुधार करना है, हमें लोगों के प्रति जागरूकता लानी है, हमें एक दूसरे से मिलकर रहना है, हमें कौन सी चीज़ों की योजना के बारे में एक अत्यधिक अनुमान और सब लोग मिलके अपने किसी भी कार्य को उत्कृत किए। और इन्हें 1815 में वाटरलू का युद्ध, इन्होंने 1815 में वाटरलू के युद्ध को हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि नेपोलियन और जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूनान, ब्रिटेन आदि देशों में घुसने का कोशिश किया और नेपोलियन सोचा कि मैं यूरोप में ही क्यों, यूरोप के अंदर जितने भी देश हैं उन पर भी अपना राज्य जमाऊं। तो इसमें 4 और देश थे, जो ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया। तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिख ने इनको चारों लोग मिलकर नेपोलियन को वाटरलू का युद्ध हरा दिए और नेपोलियन को 1821 में इनकी मृत्यु हो गई। और मेटरनिख सैन्य अभियान, और उसके बाद मेटरनिख ने अपने नियमों को बताया और उस समय मेटरनिख ऑस्ट्रिया का काउंसलर बन गया। और ऑस्ट्रेलिया में एक वियान बैठक बुलाया गया। उस समय मीटरनिख ने उस सैन्य अभियान का संगठन भी बन गया। इस तरीके से यूरोप में हमारा राष्ट्रवाद हुआ और फ्रांसीसी की क्रांति भी हुई। और नेपोलियन युग कभी कभी पूछता है एग्जाम में, नेपोलियन युग हमारा है 1804 से 1815 ईस्वी तक। पूछता है नेपोलियन युग किसे कहते हैं, तो 1804 से 1815 के काल को ही हम नेपोलियन युग कहते हैं, क्योंकि नेपोलियन ने 1804 से 1815 तक यूरोप में अपने राज्य को, व्यवस्था को बनाए रखा, इसलिए इसे नेपोलियन युग भी कहते हैं। इसी तरीके से मेटरनिख सैन्य अभियान भी था। आता है कि मेटरनिख युग किसे कहते हैं, तो 1821 से, क्योंकि 1821 में तो नेपोलियन का मृत्यु हो गया, उस समय मेटरनिख ने अपने राज्य को बनाए रखा, इसलिए 1821 से 1848 तक के समय युग को हम मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। और ये सारी स्थिति हमारे फ्रांस की क्रांति के बारे में था। अगर ये हमें आता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं
कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो भौगोलिक, सामाजिक या संस्कृति के लिए एक एकता का वाहक बनती है, अर्थात हमें ये बताती है कि हम सभी को एक सम्मिलित रूप में रहना है। जैसे यहाँ पे हमने अभी बताया राष्ट्रवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद। जातिवाद का मतलब हमें जात के प्रति लगाव है तो उसे हम जातिवाद कहेंगे, और यदि यहाँ पे राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहेंगे। तो इसी प्रकार हमारा ये फ्रांसीसी की क्रांति समाप्त होती है।